Hello and welcome to Poonam Dua classes. Today we will study about a literary criticism topic on the Sublime by Cassius Longinus. This work is a Roman era Greek work of literary criticism. और आगे बढ़ने से पहले please do not forget to share and subscribe the channel. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिकली फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स एंड एमए इंग्लिश एंट्रेंस स्टूडेंट्स। इसमें से रिलेटेड कोई भी पॉइंट किसी सब्जेक्टिव फॉर्म में किसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। सो आई सजेस्ट कि एक पेन एंड पेपर लेकर पहले आप सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ऑन द सबलाइम इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ Greek work, Roman Greek work of literary criticism, and it is dated to 1st century AD. And author unknown है वैसे तो, but conveniently it is referred to as Longinus, and it is regarded as a classical work on aesthetics. Aesthetics जिसमें कि हमें किसी पोइट्री की ब्यूटी नज़र आती है, aesthetics and the effect of good writing, वो इस criticism में नज़र आते हैं हमें। इस वर्क ने कई बार कई पोएट्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दी पोएट्स लाइक एलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडन, जो कि न्यू क्लासिकल एरा के काफ़ी अच्छे सटारिक पोएट्स भी माने जाते हैं। एंड द आइडिया ऑफ सबलाइम प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द वर्क ऑफ रोमांटिक मोमेंट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी एज वेल। और इस टेक्स्ट को अडेप्ट किया गया फ्रॉम द लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम, जो कि ट्रांसलेट किया गया डब्ल्यू राइस रॉबर्ट्स के द्वारा। आप लोग ये नाम भी बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम्स में। छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत माइन्यूटली नोट करिए, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को अच्छे से लिख पाएँ। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब जानते हैं, सब्लिमिटी या सबलाइम। सबलाइम होना क्या होता है? सबलाइम, बाय द वर्ड सबलाइम, लॉन्जिनस मीन्स एलिवेशन और लॉफ्टीनेस, all that which raises style above the ordinary, and all that gives to it distinction in its widest and truest sense. कोई भी ऐसी क्वालिटी किसी भी टेक्स्ट की जो कि उसको ऑर्डिनरी से अलग बनाती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सबलाइम। द ट्रिटाइज highlights example of good and bad writing from the previous millennium and focusing particularly on what may lead to the sublime. इससे पिछले डेकेड में, इससे पिछले मिलेनियम में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी लिखा गया, उसमें हम कैसे गुड और बैड राइटिंग को सेग्रीगेट कर सकते हैं और कैसे फोकस कर सकते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हो सकते हैं जो कि लीड करेंगे सबलाइम होने की तरफ किसी टेक्स्ट के लिए। So what is basically sublimity? Sublimity, he says, is a distinction and excellence in composition. जब भी हम लोगों को नज़र आता है कि कोई टेक्स्ट बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, that state is called the state of sublimity. And he says art is perfect when it seems to be nature, and nature hits the mark when she contains art hidden within her. आर्ट इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो, इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट हो कि हमें लगे दिस इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। कोई पीस ऑफ आर्ट बिल्कुल नेचुरल अगर हमें लगता है तो दैट पीस ऑफ आर्ट विल बी कॉल्ड द पीस ऑफ सबलिमिटी। लॉन्जिनस के लिए 5 प्रिंसिपल्स थे जो कि किसी टेक्स्ट को सबलाइम बनाते थे। इन प्रिंसिपल्स को आप एक बार नोट करिए, फिर एक एक प्रिंसिपल को हम लोग डिटेल में करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच फ्रीक्वेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इनमें से कोई ना कोई क्वालिटी दे दी जाती है, आपको उसमें से चूज़ करना होता है या फिर आपको उसमें से रिजेक्ट करना होता है कि विच क्वालिटी इज़ नॉट देयर मेंशन बाय लॉन्जिनस। तो आप इन क्वालिटीज़ को बहुत ही अच्छे से देखिए, डिटेल्स को भी समझिए, डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। So the first quality is grandeur of thought. Second quality, capacity for strong emotion. The third one, appropriate use of figures. The fourth one, nobility of diction. And the last one, the fifth one, dignity of composition or a happy synthesis of all preceding elements. So the first point is grandeur of thought.
ग्रैंडियर, इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब है मैग्निफिसेंस, प्रॉस्पैरिटी, किसी चीज़ की शोभा, किसी चीज़ की शान, किसी चीज़ का वैभव। कोई चीज़ कितनी विशाल है, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड। सो दैट मीन्स कि हमारी थॉट बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, बहुत ही प्रॉस्परस होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में बेसिकली कहा गया है कि nobody can produce a sublime work unless his or her thoughts are sublime. For sublimity is the echo of the greatness of soul. It is impossible for those whose whole lives are full of mean and servile ideas and habits to produce anything that is admirable and worthy of immortal life. It is only natural that great accents should fall from the lips of those whose thoughts have always been deep and full of majesty. जो पर्सन भी कुछ लिख रहा है ना, उसका दिमाग खुद में बहुत खुला, बहुत विशाल होना चाहिए, उसकी सोल में एक ग्रेटनेस होनी चाहिए। यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी कोट कह सकते हैं, वी कैन से दैट स्टेटली थॉट्स, जो कि आलीशान थॉट्स कही जाती है ना, स्टेटली थॉट्स जो है वो किसी लॉफ्टी माइंड में ही आती हैं। दैट मीन्स कि आलीशान सोच उन्हीं लोगों की होती है जिन लोगों का दिमाग थोड़ा सा बुलंद होता है। लेयर ऑफ थॉट के बारे में देखते हैं कि फर्दर क्या कहा गया है। फर्दर कहा गया है कि एम्प्लीफिकेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। जिस भी सब्जेक्ट पर लिखा जा रहा है ना, उसकी सभी डिटेल्स दी जानी चाहिए। सच एज एम्प्लीफिकेशन सजेस्ट ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड। द यूज ऑफ vivid and compelling colorful images is also useful, for it brings home to the readers the conception of the writer effectively and फोर्सफुली। अगर राइटर डिटेल्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, डिटेल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर्स टू ग्रैब द आइडिया ऑफ द राइटर। द नेक्स्ट वन, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। The second source of sublime is very strong and inspired passion behind writing. Longinus asserts that nothing contributes more to loftiness, जिसकी बात हमने previous point में भी की थी, loftiness of tone in writing than genuine emotion. अगर आप एज अ राइटर दिल से कुछ फील कर रहे हो ना, तो आप उसी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। At one place, for instance, he even says, listen carefully, I would confidently affirm that nothing makes so much for grandeur as true emotion in the right place, for it inspires the words as it were with a wild gust of mad enthusiasm and fills them with divine frenzy. दैट मीन्स कि अगर आप इमोशन से बिल्कुल फिल होकर किसी चीज़ को लिखेंगे ना, तो आपके वर्ड्स ऑटोमेटिकली बहुत ही इंस्पायर्ड फील होंगे रीडर्स को। एक डिवाइन फ्रेंजी, एक पागलपन नज़र आना चाहिए आपकी राइटिंग में, एक एंथुसियाज्म नज़र आना चाहिए। And this is the reason that he prefers the need for strong emotions, is the reason that he prefers Iliad in comparison to Odyssey. Because in this treatise, it has been said that emotions have to be true emotions and in the right place. The subject of emotions has not been dealt with in detail. The author declares his intention of dealing with it in this second treatise, The Capacity of Strong Emotions. The next one is appropriate use of pictures. The third source of attaining excellence of style is the use of figures of speech, which he considers very important and so devotes nearly 1/3 of his work to it. And he shows great discrimination and originality of thinking in his treatment of the subject. Figures of speech should not be used mechanically. This is what he is saying. Listen carefully. Should not be used mechanically. Rather, they must be rooted in genuine emotion. ऐसा लगना चाहिए कि figure of speech अगर use हुई है तो बहुत naturally use हुई है, intentionally use नहीं हुई. Use naturally. They impart elevation to style and are themselves made more effective by an elevated style. The figures and diction, the figures of thought and diction have to be very judicially, very carefully employed, and the grandeur of any figure
will depend on its being employed in the right place and at the right manner, on the right occasion and with the right motive. इन 4 चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए. आई एम गोइंग टू रिपीट इट. कि किसी भी फिगर को किस तरीके से यूज़ किया गया, कैसे वो अच्छी लगेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है. इफ़ द फिगर्स आर एम्प्लॉयड इन द राइट प्लेस, राइट मैनर, राइट ओकेजन एंड राइट मोटिव. अब देखते हैं चीफ फिगर ऑफ स्पीच क्या है जो उन्होंने सजेस्ट की. दीज आर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ascendant, hyperbaton and periphrases. These are the 4 chief figures that are suggested by him to make a text sublime. I am repeating again: theoretical question, ascendant, hyperbaton and periphrases. In brief, the use of figures must be psychological, intimately connected with thought and emotion, and not merely mechanical. Once again, I am repeating: the figure of thought, the figure of speech, the diction should not seem to be mechanical to the reader. It should be very natural. The next one, nobility of diction. The fourth source of the sublime is diction, which includes choice and arrangement of words and the use of metaphors and ornamental language. The discussion of diction, I am saying, is incomplete because 4 leaves of this part of the book are unfortunately lost. Nevertheless, words, when suitable and striking, he says, have a moving and seductive effect. जब वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है ना, तो अपने आप उनका मूविंग और सेडक्टिव इफ़ेक्ट आ जाता है अपॉन द रीडर एंड आर द फर्स्ट थिंग इन अ स्टाइल टू लेंड इज ग्रैंडियर, ब्यूटी, मेलोनेस, dignity, force, power and a sort of glittering charm. It is that they breathe voice into dead things. They are the very light of thought, a radiance that illuminates the innermost recess of the writer's mind. राइटर्स अपने वर्ड को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो वर्ड्स, उन वर्ड्स को प्रेजेंट करने का तरीका, वही उसकी राइटिंग को एक रेडियंस प्रोवाइड करते हैं.